नमस्कार दोस्तों हो, स्मार्ट लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के अध्याय क्रमांक 2 नए राजा और उनके राज्य का विश्लेषण करेंगे। इस अध्याय में हम किन किन मुद्दों की बात करेंगे, इसकी एक याद लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट के अनुसार ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो का पहला हिस्सा है। इस वीडियो के इस लेसन पर मैं दो वीडियो बनाने जा रहा हूँ और हर पार्ट में हर मुद्दों का विश्लेषण किया जाएगा। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। नए राजवंशों का उदय की बात करेंगे हम, राष्ट्रकूट का उदय, राज्यों में प्रशासन, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध, अलबेरूनी का परिचय करेंगे, पृथ्वीराज तृतीय का परिचय करेंगे, उरयूर से तंजावुर तक चोल वंश की स्थापना, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला, कृषि और सिंचाई, साम्राज्य का प्रशासन, ब्राह्मण बस्तियाँ, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होती है, चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार, तांग वंश के युग का चिन्ह। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहले अध्याय में हम आधे मुद्दों पर ही बात करेंगे। आप देख रहे हैं मानचित्र 1 में, यह 7वीं से 12वीं सदी के बीच में जो प्रमुख राज्यों का उदय हुआ है उसका मानचित्र सा दिखाया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ है और उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न राजे, विभिन्न शासक, उनके राजवंशों को दिखलाया गया है। नए राजवंशों का उदय की हम बात करते हैं। 7वीं सदी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों का उदय हो चुका था। राजा लोग उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या उनके स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सहायता समय समय पर करते रहे। और जब अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर उनको हो जाती थी तो यही सामंत लोग अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। ऐसे ही एक उदाहरण दिया गया है अपने किताब में, जो दक्कन में राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट राजाओं की हम बात करते हैं। राष्ट्रकूट कौन थे, देखिए। शुरुआत में वे एक कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, इन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ लड़ाई की और उसको हरा दिया। बाद में उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के अनुसार ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मता क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो लोग क्षत्रिय तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए राजशाही कायम रखने में कामयाब हो गए हैं। जैसे उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। आगे देखते हैं हम राज्यों में प्रशासन किस तरह होता था।
यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। एलोरा की गुफा क्रमांक 15 का यह भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, मतलब पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, और यह राष्ट्रकुल काल की कृति है, ऐसे माना जाता है। राज्यों में प्रशासन कैसे होता था? इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और अन्य भारी भरभक्कम उपाधियां धारण करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इसका मतलब राजा भले ही प्रमुख होता था, लेकिन इन सामान्य जैसे किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के साथ साथ ही उनको सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती थी। इन सभी राज्यों में किसान, पशुपालक, कारीगर, इन लोगों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और इन संसाधनों का इस्तेमाल लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। इतना ही नहीं, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये संसाधन जो होते थे, ये व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिर और दुर्गों के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल होता था। संसाधन युद्ध को लड़ने में भी इस्तेमाल होता था, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी होते थे। उनकी नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही होती थी और ये नियुक्ति वंशानुगत होती थी। सेना में भी यही प्रकार था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर नियुक्त होते थे। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं हम, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। इनकी रचना ब्राह्मण लोग करते थे, जो अक्सर राजा के प्रशासन में मदद करते थे। यही ये प्रशस्ति है। एक प्रशस्ति दिखाई गई है चित्र क्रमांक 2 में। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है और ये 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख होता है। और जिन कड़ियों से ये पत्रा जुड़ा हुआ है, उन पर राजसी मुहर लगी हुई है और यह एक प्रामाणिक दस्तावेज हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, धन के लिए युद्ध। मैंने पहले ही बताया था कि आम लोगों से जो लगान वसूल किया जाता था, उसका इस्तेमाल भी युद्ध के लिए किया जाता था। कभी कभी अपना धन बढ़ाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र पर भी आक्रमण करके उसको जीत लिया जाता था। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इसमें हम बात करते हैं, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था कनौज क्षेत्र। गंगा घाटी में कनौज नगर था और इस कनौज नगर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक हमेशा लड़ते रहते थे और ये लंबी लड़ाई चलती रही। इसमें 3 पक्ष थे और इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन किया है और इसीलिए जब भी वो कभी अन्य दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे। उनको लगता था कि मंदिरों को निशाना बनाने से, मंदिरों पर नियंत्रण करने से वहाँ की जनता भावनिक रूप से हार जाती थी।
जो कभी कभी बहुत ही मंदिर बहुत ही अधिक संपन्न होते थे, वहाँ से उनको भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था, और इसीलिए अन्य आक्रमणकारी जब भी कभी हमला करते थे तो सबसे पहले उस राज्य के मंदिरों को ही लक्ष्य बनाते थे। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, एक अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार उन्होंने देखिए कहाँ किया, मध्य एशिया के भाग, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से, तथा वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, और उस जमाने में गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, जिस पर उन्होंने कई बार हमला कर उसको लूटा था। और उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो जो था गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया करता था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी वो जानना चाहता था, और इसीलिए उन्होंने उपमहाद्वीप के बारे में जानने के लिए उसका लेखा जोखा लिखने का काम अल बेरूनी नामक एक विद्वान पर सौंप दिया। अल बेरूनी ने अरबी में एक किताब लिखी जिसका नाम है अल हिंद, और आज भी यह अल हिंद किताब इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और यह किताब निर्माण करने के लिए अल बेरूनी ने संस्कृत के विद्वानों का सहयोग लिया। यह अल बेरूनी है। आगे देखते हैं हम, युद्ध करने वाले जो दूसरे राजाओं में चहामान भी थे, जिनको चौहान भी कहा जाता था। उसमें हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, लेकिन उनको गुजरात के चालुक्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वाल से टक्कर लेनी पड़ी। चहामान का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। उसका शासनकाल था 1168 से लेकर 1192 तक। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी को अफगान शासक था उसको 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल मतलब 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया और उसको मार डाला था। पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों, हम देखते हैं आपने अभी तक क्या क्या सीखे उसको थोड़ा सा याद करते हैं। आप अपना नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, और क्रमांक देकर जो वाक्य है उस पर समर्पक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जवाब ढूंढने की कोशिश करें। पहला है, लोगों को राजा अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरा है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को घोषित कर देते थे। शुरुआत में राष्ट्रकूट कर्नाटक के राजाओं के अधीनस्थ थे। चौथा, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक इसको माना जाता था। पांचवा, दंती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान किया था। छठवां, कल्लन की रचना से किस राज्य पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास पता चलता है। सातवां, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक किस पर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। किस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक थे। नौवां, अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का जिम्मा किस विद्वान पर सौंपा था। 10वां, यह रचना अल बेरूनी की है। 11, चहामान जिसको हम चौहान बोलते हैं
इन्होंने कहाँ किस के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। 12 किताब अल हिंद की रचना कौन सी भाषा के विद्वानों के सहयोग से अलबेरुनी ने की थी। 13 पृथ्वी तृतीय किस साल मोहम्मद गौरी के हाथों हार गया। 14 सुल्तान शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है। तो सही जवाब आपके यहाँ दिख रहे हैं। पहला जवाब, दूसरा जवाब, सभी जवाब यहाँ दिए गए हैं। आप अपने नोटबुक में जो लिखे हैं उसको चेक करके देखिए कितने सही थे, कितने याद आए, और अगर नहीं आए हैं तो फिर से एक बार यह वीडियो देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।